एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स काफ़ी बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे भारत के सबसे बेहतरीन हिंदी मीडियम चैनल डाउटनेट पर। आज हम लोग रिवाइज इंडिया के तहत कवर अप करने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक, आपका फेवरेट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में आपको ये सभी के सभी टॉपिक कवर अप करने, आप लोग देख सकते हो कि हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अगर आपके कवर अप है बच्चा, तो आई होप कि आप लोगों के नंबर कार्बन में कहीं भी नहीं छूटेंगे। इसके अंतर्गत आप लोगों को मैं पूरा खटाखट रिवाइज करवाने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कार्बन की। तो यार, कार्बन हमारे आसपास पाया जाने वाला ऐसा अकेला तत्व है जो कि बहुत सारे यौगिक के रूप में रह सकता है। यानी कि कार्बन हमारे आसपास हर जगह है, चाहे वह जीवन हो, यानी हमारा जो शरीर आप लोग देख रहे हो, हमारा खाना आप लोग देख रहे हो, पेड़ पौधे सजीव जितने भी आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं कार्बनिक यौगिकों के माध्यम से बने हैं। दवाइयाँ हो गई, या फिर ईंधन हो गया, लकड़ी क्यों ना हो, या फिर कापी का पन्ना क्यों ना हो, या प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली भी क्यों ना हो, ये सभी कार्बन से ही बने हुए हैं, कार्बन की ही देन है। तो कार्बन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। प्रॉब्लम यह है कि फिर अगर ऐसा है तो हमारी अर्थ में कितना कार्बन है। तो हमारी अर्थ में बच्चा सिर्फ और सिर्फ 0.02 परसेंटाइल कार्बन, जो कि सिर्फ और सिर्फ भूपर पट्टी में पाया जाता है। तो भूपर पट्टी में आप देख सकते हो कि कितना कम कार्बन है, जबकि आप कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ और सिर्फ 0.03 परसेंटाइल ही है। देन आपको बता देती हूँ कि कार्बन जनरली हीरे, ग्रेफाइट और कोयले के रूप में आप लोगों को अपने आसपास दिखाई पड़ जाता है। तो आप लोगों ने कोयला तो देखा ही हुआ है, हीरा आपने टीवी पर देखा होगा, या हो सकता है किसी के घर पे हीरे का सामान हो, ठीक है, या ग्रेफाइट, सबके घर में पेंसिल होती है, पेंसिल का आप लोग यूज करते हो, वही ग्रेफाइट है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन आप लोगों ने देखा हुआ है। आपको बता देती हूँ कि जो सजीव है बच्चा, इन सभी के अंदर जितने भी मुख्य तत्व होते हैं, जितने भी पोषक तत्व है हमारे, ये सभी कार्बन से ही मिलकर बने हुए हैं। ये सब के सब कार्बनिक यौगिक है। चलो तो बात करते हैं कि कार्बन की छोटी मोटी प्रॉपर्टी क्या है। तो बेटा, अगर मैं बात करती हूँ इसके परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु क्रमांक इसका उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या सब कुछ बराबर है, और वो है 6, ठीक है। तो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, और इसका जो परमाणु संख्या है बच्चा, वो आपके पास में 6 बता दी मैंने। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12, ठीक है। तो 12U इसका द्रव्यमान होता है। आपको बता देती हूँ कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि इसकी जो प्रोटॉन, आप लोग देखो यहाँ पे जो नाभिक है बच्चा, इसको बोलते हैं हम लोग नाभिक के चारों तरफ जो कक्ष है, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो यार ये पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको फिल करता है, तो वो आता है 2,4। तो आप देख सकते हो कि इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। यही 4 इलेक्ट्रॉन इसको बंध बनाने में हेल्प आउट करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास में यह चतुसंयोजी होता है। इसके पास में इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, इसकी संयोजकता 4 होती है। दैट्स इट। तो 4 संयोजकता है। तो अब इसके कुछ गुण होते हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। पहली बात कि जब कार्बन किसी दूसरे परमाणु के साथ में बंध बनाता है, तो यह सहसंयोजी बंध ही बनाता है। क्यों? क्योंकि ये ना ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल सा है कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऑब्वियस सी बात है इतनी ऊर्जा कार्बन के पास में नहीं है, और ग्रहण करता है तो प्रोटॉन इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं झेल सकता। सो दैट्स व्हाई कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। तो फिर कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपने जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ में या किसी अन्य तत्व के साथ में, जो बेटा उनके अंतिम कक्षा के आखिरी इलेक्ट्रॉन है, उनके साथ में सहसंयोजी, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, और इस तरीके से बंध बना करके अपना काम चलाते हैं।
तो अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, तो कार्बन में जो आबंधन है बच्चा वो कैसा होता है, सहसंयोजी आबंधन होता है। तो कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह अपनी अंतिम कक्ष को पूर्ण करने के लिए अपने पड़ोसी कार्बन परमाणु या किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से संबंध बनाता है। ये बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो आप अगर इसको थोड़ा समझे बच्चा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कार्बन है मेरे पास में कुछ इस प्रकार से, तो कार्बन अपने आसपास ऐसे ढेर सारे अनोखों कार्बनों के साथ में घिरा हुआ, तो एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में घिरा हुआ है। तो हर किसी के पास में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आप जरा इससे सोच के देखिए कि अगर मेरे पास हर कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या करेगा ये इस तरीके से अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ में इस तरीके से बंध बना के रहता है। तो आप लोग देख सकते हो कि हर कार्बन क्या कर रहा है, अपने पड़ोसी वाले कार्बन परमाणु के साथ में सहसंयोजी बंध बना के रहता है। यानी कि जो मैंने गोला बनाया है, ये गोला बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन परमाणुओं के हैं। दैट मीन्स हमारे पास में हमेशा सहसंयोजी बंध बनाकर कार्बन रहता है। एग्जाम्पल के लिए मेथेन, हम लोग मेथेन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप मेथेन का देखिए बेटा, इसे हम कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ये इसे हम बच्चा क्या बोलते हैं, किसी भी कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो कि अपने अगल बगल ऐसे इस तरीके से ढेर सारे हाइड्रोजन के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बच्चा अपने आसपास देख सकते हो हाइड्रोजन के साथ में कनेक्टेड है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बना देती हूँ ताकि हमको समझने में इशू ना हो। ठीक है, चलो तो अब आपको बता दूं मैं थोड़ा सा, 1 मिनट है ना। हर हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे बच्चा ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने अंतिम परमाणु के साथ में क्या करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, साझेदारी हो रही है। तो इस प्रकार से कार्बन और मेथेन आपके हाइड्रोजन के मध्य में क्या बन रहा है, सहसंयोजी बंध बन रहा है। और यहाँ पर होता है सहसंयोजी बंध। तो बेटा बेसिकली कार्बन ही सिर्फ सहसंयोजी बंध नहीं बनाता। क्वेश्चन पूछते पेपर में कि क्या सिर्फ कार्बन ही सहसंयोजी बंध बनाता है, तो नहीं। बंध 3 प्रकार के होते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एकल बंध की। तो जो एकल बंध होता है बेटा, उसको सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताने वाली हूँ, जहां पे जिन परमाणुओं के अंतिम कक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्या बोला मैंने, जिन भी परमाणुओं को अपनी अंतिम कक्षा को पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो अपने किसी अन्य पड़ोसी के साथ में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। और साझेदारी के फलस्वरूप यहाँ पे एकल बंध का निर्माण होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। यानी कि एकल बंध में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, साझा हो गए। एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही क्लोरीन गैस, Cl2 गैस की बात कर रही हूँ। तो Cl के पास में अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। दूसरा वाला क्लोरीन जो एटम होता है उसके पास में भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप सभी लोग देखिए यहाँ पर कि जब मैं बात कर रही हूँ क्लोरीन एटम की, तो यार ये वाला क्लोरीन एटम दूसरे वाले क्लोरीन परमाणु के साथ में एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, और ये वाला क्लोरीन परमाणु दूसरे वाले क्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेता है। तो आप देखो यहाँ पे दोनों के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ बन जाता है एकल बंध। तो इस प्रकार से आप अन्य भी परमाणु देख सकते हो, जैसे ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बनते बेटा द्विआबंध। तो जहाँ पर भी क्या होगा, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, मतलब यहाँ पर जहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है, वहां पर बनता है बच्चा एकल बंध, है ना, नो डाउट। जहाँ पर द्विबंध बन रहे हैं, मतलब कि 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, साझेदारी हो रहा है, जो कि ऑक्सीजन परमाणु में होता है। और जहाँ पर त्रिआबंध बनता है वो कहाँ पर बनेगा बच्चा, जहाँ पर हम लोग इस तरीके से नाइट्रोजन के मध्य में 3 बंध बनते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो ये हमारे पास में 3 प्रकार के बंध आप सभी बच्चे लोग क्या करने वाले हो, पढ़ाई करने वाले हो। ठीक है, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यार बंध हम लोगों ने देख लिए, अब मेन आता है हमारे पास में कि सहसंयोजी जो बंध बनते हैं इनके गुण क्या है। तो बेटा क्या सिर्फ
एक क्वेश्चन और आता है। तो हमारे पास में बच्चा जो कार्बन होता है, कार्बन के पास में एक गुण होता है कि कार्बन एकल बंध बना सकता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बंध भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रिपल बंध भी हो सकता है, परंतु याद रखना ये कभी भी अपने बीच में चार बंध नहीं बना सकते। ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जब भी सहसंयोजी बंध बनता है परमाणु काफी नजदीक आ जाते हैं, परंतु जब ऐसा होता है कि चार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने लगती है तो वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं होता। नाउ सहसंयोजिक बंध के गुण जो होते हैं बेटा थोड़े नाजुक होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है। ये आयनिक यौगिकों के विपरीत तुलनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक भी कम ही होते हैं, ठीक है। ये बिजली के खराब चालक होते हैं। नाउ अगला, तो बेटा ये आप लोग यहाँ पे इनके गलनांक और क्वथनांक को देख सकते हो, आप इन्हें बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हो, नो डाउट। तो आप जब इनको याद करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म है ना, एथेनॉल, ये सभी कार्बनिक यौगिक है, और ये बच्चा इनके गलनांक और क्वथनांक है। तो आपसे पेपर में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि भाई बताइए मुझे मेथेन का क्वथनांक कितना है, तो आपको ये आना चाहिए। नाउ अगली एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन बच्चा अपर रूप का मतलब क्या होता है? अपर रूप का मतलब होता है हमारे पास में कि कार्बन के जो भी भौतिक जो गुण होते हैं वो अलग हो गए, परंतु जो रासायनिक गुण होते हैं वो एक समान होते हैं। यानी कि है तो शुद्ध कार्बन, है तो यह शुद्ध कार्बन परमाणु से बना हुआ होता है। इनमें क्या होता है? शुद्ध कार्बन परमाणु होते हैं, परंतु कार्बन परमाणुओं की संरचना बिल्कुल अलग होती है। यानी कि कार्बन कार्बन जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, बहुत ही डिफरेंट इनकी क्या होती है? संरचना होती है, बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं किसका बच्चा? हीरे का। तो अगर मैं बात कर रही हूँ हीरा, तो हीरा क्या करता है? बहुत स्ट्रॉन्ग अपना बॉन्ड फॉर्म करता है अदर पड़ोसी कार्बन परमाणु के साथ में। जबकि अगर आप ग्रेफाइट को देख लो, ग्रेफाइट क्या करता है? हेक्सागोनल रिंग बनाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देखो यहाँ पे ये बिल्कुल 6 इलेक्ट्रॉन अगल बगल आपको दिखाई पड़ रहे, इसको बोलते हैं बेटा हेक्सागोन। अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं अपन षटभुज। तो ये कहलाती है षटभुज संरचना। तो आप जिस हिसाब से देख रहे हो, अब आपको देखना है जस्ट अपोजिट। ये हमारे पास में हीरा है। हीरा हमको पता है कि पूरे पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। हीरे को हम मजबूत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हीरा अपने एक कार्बन परमाणु के अगल बगल जितने भी पड़ोसी कार्बन परमाणु है बच्चा, उनसे कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। इसे हम कहते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर, जो कि हीरे को मजबूती देता है। जबकि ग्रेफाइट के पास में इस स्ट्रक्चर के कारण बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, और इसी कारण से ये विद्युत के कैसे होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि आपको बता दूं, हमारा हीरा जो है बच्चा, ये विद्युत का कुचालक होता है। ये कैसा होता है? विद्युत का, ये विद्युत का कुचालक है। जबकि सुनो एक और चीज, हमारे पास में हीरा ऊष्मा का कैसा होता है? यह ऊष्मा का बहुत ही बेहतरीन सुचालक होता है। तो ये डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। हीरा चमकदार होता है, ग्रेफाइट चमकदार नहीं होता है, ठीक है। हीरा मस्त गोरा गोरा पारदर्शी होता है, ये काला काला सा होता है। तो यार दोनों में डिफरेंस आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही एक और हमारे पास में बकमिंस्टर फुलेरिन, इसका नाम क्या होता है? बकमिंस्टर फुलेरिन, या C60 के नाम से जानते हैं, या इसको फुलेरिन C60 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके पास में 60 कार्बन परमाणु होते हैं, जहां पे बेटा पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स के रूप में होते हैं, ठीक है। चलो अब नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताने वाली हूँ उसका, और वो है बच्चों कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। यानी कि कार्बन ही कार्बन हर जगह क्यों पाया जाता है? सबसे पहला गुण है बच्चा इसका, जिसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है? कार्बन लंबी 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 बहुत लंबी 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 चैन बना सकता है, इसे हम कहते हैं श्रृंखलन का गुण। साथ में आपको बता दूं, सिर्फ श्रृंखला नहीं बनाता, यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से वलय का निर्माण करता है, इसे हम कहते हैं चक्रीय श्रृंखला।
चक्रीय श्रृंखला भी बना सकता है। इसका मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब यह होता है कि कार्बन अपने पड़ोसी परमाणुओं के साथ में कुछ इस प्रकार से जुड़ करके क्या कर सकता है? श्रृंखला का इस तरीके से चक्रीय श्रृंखला निर्माण कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं कि ये वलय संरचना भी बना सकता है। यह कुछ इस प्रकार से, बेटा कार्बन के जो एटम होते हैं उसको आप नहीं भी दिखाओगे और आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हो, तो ये अलग अलग प्रकार की संरचना बना सकता है। परंतु सिर्फ एक गुण है क्या? नहीं, कार्बन के पास में दूसरी भी गुण होती है जिसे हम बोलते हैं चतु संयोजकता। ये गुण कार्बन को बाकी सबसे थोड़ा सा अलग बनाता है, क्योंकि इसकी संयोजकता, जो यह संयोजकता बनाता है, जो चतु संयोजकता इसके पास में है, यह चतु संयोजित तत्व है, तो अपने अड़ोसी पड़ोसी परमाणु से बड़े प्यार से बंध बना करके फ्रेंडशिप कर लेता है। तो कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ में आबंध बनाने की प्रकृति होती है। तो आप इसको, वही चीजों को बेटा मैंने शब्दों में लिखा हुआ है, आप इसको पूरी तरीके से पेपर में अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से लिखोगे, सेम टू सेम जो मैंने चतु संयोजकता वाली बात करी है बच्चा, ये बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ करके आगे एग्जाम में लिख सकते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। तो बेटा यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन के अन्य प्रकार के रूप। तो कार्बन जो बंध बनाता है उसमें सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बंध होता है वो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ में बंध होता है। याद रखिए, कार्बन हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध बनाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध बनाते हैं और इनके सबसे ज्यादा यौगिक पूरे हमारे आसपास उपस्थित है। इसीलिए ये श्रृंखला को हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। जहां पर कार्बन कार्बन बच्चा एकल बंध बनाता है, ये कहलाता है बच्चा आपका एकल बंध, इसे हम कहते हैं एल्केन। तो बेटा यहाँ पर एल्केन होता है और ये बनाता है एकल बंध, तो इसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जहां पे एल्केन बनता है, यानी कि जिस भी कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध या द्विआबंध होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम असंतृप्त एल्कीन बोलते हैं। और जहां पर बच्चा तीन ट्रिपल बंध होते हैं, जहां पर क्या होते हैं? ट्रिपल बंध होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इसे हम बोलेंगे त्रिआबंध वाले असंतृप्त एल्काइन। सभी लोग देखिए यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन, और साथ में आप लोग पढ़ोगे एल्केन। अब इनके क्या होगे बच्चा, जब मैं आपको बता रही हूँ एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो यहाँ पर सबके एक फॉर्मूले होते हैं, आप सभी जानते हैं। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि कार्बन के जो नंबर है उसके दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन इनके पास होते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कि जितने भी मेरे पास कार्बन की नंबरिंग है उससे दुगने हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं। और जहां भी एल्काइन आपने देखा उसका सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन है उनसे दुगने से दो कम हमारे पास में क्या होंगे? हाइड्रोजन होते हैं। नाउ अगली चीज हमको जो समझनी है वो समझनी है बच्चा इनकी बेसिकली कैसे एल्कीन एल्केन एल्काइन को हम लोग कवर अप करें। तो बेटा आपको सबसे पहली चीज बताती हूँ, कार्बन की गिनती है ना, इनका नाम रखने का सबसे सिंपल सा चीज है कार्बन की गिनती प्लस अनुलग्न। तो यहाँ पे अगर कोई एल्केन है ना, तो एल्केन है बच्चा, तो एल्केन के लिए हम लोग यूज करते हैं एन। अगर मान लीजिए कोई एल्कीन है तो एल्कीन के लिए हम लोग यूज करते हैं इन। और अगर मेरे पास में कोई एल्काइन है तो इसके लिए अपन यूज करते हैं आइन। तो यहाँ पे जो आप लोग टेढ़ी लाइन देख रहे हो ये और करके लिखा हुआ है, ये बनाने का तरीका होता है। दैट मीन्स अगर मेरे पास में कार्बन की गिनती, जैसे मान लीजिए मैथ है, मान लीजिए मेरे पास मैथ है, एथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट एंड सो ऑन। तो यार ये हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं कार्बन की गिनती, जहां पर आप लिख सकते हो कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, है ना, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो इसको हम लोग मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट बोलते हैं। अब जहां पर मैंने लिखा हुआ है एन, यानी कि मैथ प्लस एन, वहां पे बन जाएगा मेथेन। जहां पर लिखा मैंने इन तो वहां बन जाएगा, बेटा मैथ होता नहीं है, याद रखिएगा, मैथ यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। तो यहाँ पर एथ प्लस एन तो एथेन बन जाएगा। तो इस प्रकार से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन।
है ना। तो इसको बेटा शॉर्ट में अगर फॉर्म बताओ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। आपको बस क्या करना है, जहाँ पर भी n लिखा हुआ है, जहाँ पर भी आप लोगों को बच्चा n दिख रहा है तो n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 आप लोग रख लीजिए। एल्किन एल्काइन में यहाँ पर आप n इक्वल टू 1 पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके पास में एज इट इज सीरीज चलेगी। इसको आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपके पास में कार्बन लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप लोग उसको और डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। बस आपको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। एंड नाउ आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आते हैं वो आते हैं समावयव। हमारे पास में हमने क्या देखा, जैसे माना कि मेरे पास में मान लीजिए मेथेन बनता है, तो मेथेन का जो फॉर्मूला होता है बच्चा वो कैसे निकाला मैंने, वो निकाला मैंने CnH2n + 2 में अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास में C1H2 इंटू में 1 + 2, इसको हल करने पर CH4 मिलेगा। तो ये मेथेन का फॉर्मूला है। तो मेथेन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो मेथेन की अगर मुझसे कोई संरचना पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक कार्बन उसके पास हमेशा 4 हाथ होते हैं। आपको इस तरीके से 4 हाथ बनाने हैं, हर कार्बन को हाइड्रोजन के साथ में जोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपने मेथेन बनाया। अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्कीन कैसे बनेगा, है ना, सॉरी एल्कीन मतलब कि एथीन की बात कर रही हूँ बेटा। दूसरा मेरे पास में जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ वो है मेरे पास में एथीन। एथीन का मतलब क्या है बच्चा, एथीन का मतलब होगा मेरे पास में C2H4। तो जो मैंने कहा आपको कि C और C के बीच में डबल बंध होता है, तो वो आप लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाओगे, C डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास में आप देख सकते हो कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और हर कार्बन के एक हाथ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो C2H4 ये हमारे पास में कौन है बेटा, एथीन है, जो कि मैंने एल्कीन के फॉर्मूले से प्राप्त किया। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, CnH2n था। ऐसे ही आप एल्काइन प्राप्त करोगे तो वहां पे बेटा मेथाइन नहीं होता, वहां पे एथाइन से शुरू होता है, क्योंकि मैथ कभी भी हमारे एथीन उसमें होते नहीं है। देन हमको बात करनी समावयव की बात कर रहे थे। तो बेटा कुछ हमारे जो कार्बन की श्रृंखला है, कुछ कार्बन के जो अवयव है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करती हूँ बेटा पेंटेन की, है ना। तो पेंटेन हमारे पास में क्या होता है, पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H, दुगने से 2 ज्यादा, तो 5 दूनी 10 और 2 12। तो C5H12 पेंटेन का फॉर्मूला होता है, जिसको मैं 3 रूपों में लिख सकती हूँ बच्चा। एक लिख सकती हूँ मैं सिंपल श्रृंखला बना के, तो 5 कार्बन लगा दिए मैंने, 1 2 3, है ना, 4 एंड इधर मैंने 5 कर दिया। और हर कार्बन के पास में बच्चा इस तरीके से आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ देना है। और याद रखना हर कार्बन के पास 4 हाथ होंगे, तो 1 2 3 4 हाथ, है ना। तो हर कार्बन के पास में अपने 4 हाथ होते हैं। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से सबके हाथ बना दिए और आप देखोगे कि ये हमारे पास में पहली श्रृंखला बनेगी। तो ये कहलाता है पहला समावयव। परंतु दूसरा समावयव जो होता है बेटा वो श्रृंखला वाला होता है, यानी कि आप इसकी श्रृंखला बना सकते हो। श्रृंखला 2 प्रकार से बनती है, इसकी मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कार्बन, है ना, तो इसको मैं डायरेक्टली CH3 लिख सकती हूँ। तो CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। तो आप सब लोग जब इसको देखोगे तो आपके पास में सभी लोग एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैंने कुछ यहाँ पे, हाँ। तो हमारे पास में जब आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 कार्बन पर एटम में मेरे पास में, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3। तो आप लोग देखना 3 3 दूनी 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है और मेरे पास में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास में कितने कार्बन है यार, 1 2 3 4 5 कार्बन है एंड कार्बन 5 है मेरे पास में। बट आप लोग देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 12 है। तो ये मैंने क्या कर दी, श्रृंखला निकाल दी। अगर मेरे पास एक श्रृंखला निकलती है तो इसे मैं बोलती हूँ इसे बोलती हूँ मैं आइसोपेंटेन। इसका नाम क्या है बच्चा, इसका नाम है आइसोपेंटेन।
आइसोपेंटेन भी बोल सकते हैं, इसका मैं IUPAC नामकरण आपको बता रही हूँ। इसको IUPAC आपको आइसोपेंटेन अगर 2 शाखाएं निकल जाए तो उसे हम लोग नियोपेंटेन बोलेंगे। तो समावयव आप लोगों के पास में बच्चा, तो हमारे पास में समावयव में क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल है आपके पास में ब्यूटेन का। सभी लोग देखो हमारे पास में, तो समावयव होते क्या है बेसिकली, समावयव में याद रखिएगा कि हमारे जो सूत्र होते हैं, यानी कि रासायनिक सूत्र कैसे होंगे, ये सूत्र समान होते हैं, रासायनिक सूत्र समान, परंतु क्या होगा, परंतु जो संरचना होती है वो बदल जाती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, समावयव कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ब्यूटेन है मेरे पास में 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ CH3 CH CH3 CH3। तो दिस इज ब्यूटेन। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, कार्बन के प्रकार्यात्मक समूह जो कि कुछ इस प्रकार से है। इसका मतलब होता है बच्चा कि कार्बन में से जो हाइड्रोजन लगा है उसको हटा करके ये प्रकार्यात्मक समूह जुड़ जाते हैं। आप देखोगे एल्कोहल का OH है, एल्डिहाइड का CHO है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बोक्सिलिक का COOH होता है। जहां पर आप लोग देख रहे हो बेटा क्लोरीन और ब्रोमीन हमारे पास में ये हैलोजन ग्रुप होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, जो कि हमेशा कार्बन के आगे इसका अनुलग्न क्लोरो ब्रोमो, जब ये जुड़ते हैं ना तो क्लोरो एथेन, क्लोरो मेथेन, क्लोरो ब्रोमेन ऐसा जुड़ जाता है। ओके, सो ये आपके पास में अब बात करते हैं IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। सबसे ज्यादा बच्चे लोग परेशान होते हैं इसके लिए। तो IUPAC नामकरण करने के लिए आपको सबसे बड़ी श्रृंखला लेनी है, उसमें कार्बन की गिनती लिख देनी है 1 2 3 4 5 6। आपके पास में जहां पर भी ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी श्रृंखला आपको मिल जा रही है, आप वहां पर श्रृंखला लिख लीजिए। तो आपको 1 2 3 4 5 6 आपके पास में 6 कार्बन है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है कि किस जगह पर शाखा निकली है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो तीसरे नंबर है उस पे शाखा निकली हुई है। तो यहाँ पे जो शाखा निकली है उसको आप देखो ध्यान से, ये शाखा में CH2 CH3 है। सो बेसिकली CH2 CH3, इसे हम बोलते हैं एक प्रकार का एल्किल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप होता है। जब भी हमारे पास में कोई हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है, जैसे मान लीजिए CH4 मेरे पास मेथेन है, मान लीजिए मेरे पास CH4 क्या होता है, CH4 मेथेन है। ठीक है, तो यहां से अगर मैंने बोला एक हाइड्रोजन गायब हो गया तो ये मेरे पास में मेथिल बन जाएगा, इसे हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो मेथिल है इसे बोलोगे, आपके पास में C2H5 है तो वो एथिल बन जाता है, याद रखिएगा। अगर आपके पास में C3H देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो अगर मेरे पास में यहाँ पे C3H6 बन जाएगा। सो बेसिकली CH4 दुगने से 2 ज्यादा, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 में से एक तो C3, ठीक है, तो C3H7, तो ये आपके पास में बन जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास में क्या होता है, ये एल्काइल ग्रुप होता है। तो आप देखो यहाँ पे C2H5 है, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 5 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एथिल। तो हमारे पास में क्या होगा, 2 एथाइल। तो बेसिकली क्या होगा, ये एथिल, बेसिकली आप इसको ऐसा बोल सकते हो एथाइल। तो 2 एथाइल और ये हमारे पास में कितने कार्बन है, 6। तो इसको आप लिख सकते हो 2 बोल रही हूँ 3 पे आपके पास में 3 पर इथाइल है, तो 3 इथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा, 3 इथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट आपके पास में जो है बच्चा, ऐसे ही आप किसी का भी नामकरण कर सकते हो। आपके पास में बस आपको कार्बन की गिनती करनी है याद। जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन आपके साथ में जुड़ा हुआ है तो आगे लग जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 कार्बन है, यहाँ क्लोरीन जुड़ गई है तो बेटा पहले क्लोरो लिखोगे। क्लोरो लिखने के बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ पे जो भी ग्रुप था उसको मैंने लिख दिया, तो क्लोरो प्रोपेन आपके पास में आ गया। अगर ब्रोमीन जुड़ जाता है तो ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर गलती से OH ग्रुप जुड़ जाए जो कि अल्कोहल ग्रुप है, इसे हम प्रोपेनॉल बोल जाएंगे, है ना। अगर मेरे पास में ऐसे ही CHO जुड़ जाए प्रोपेनल, और ऐसे ही प्रोपेनॉन अगर आपके पास में मान लीजिए एसिटिक जो कीटोन ग्रुप है वो जुड़ जाए तो आपके पास में आपको याद रखना पड़ेगा हमारे पास में कौन से ग्रुप्स है, उनके अनुलग्न क्या है, और आप इजीली IUPAC नामकरण कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कीटोन है, अनुलग्न 1 है, और आप लोग देख सकते हो कि ये मेरे पास में CH3CO CH3, सो बेसिकली ये यहाँ पे बन गया कीटोन हमारे पास में, है ना। तो प्रोपेनोन बन गया।
कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमेशा ओइक एसिड हो जाता है, तो जो भी श्रृंखला है, जो भी हमारी श्रृंखला है मेन, उसमें आपको ओइक अम्ल लगा देना है। तो इस तरीके से आप नामकरण कर सकते हो। अब हमारे साथ में आता है बच्चा कि हमारे पास जो एक चीज बची हुई है समजात श्रेणी, ठीक है। तो आपको बता देती हूँ, समजातीय श्रेणी जो होती है, समजातीय श्रेणी में हमेशा याद रखिएगा कि जो अगला कार्बन का कंपाउंड होता है हमारे पास, मान लीजिए अगर कोई श्रृंखला है ना, कोई हमारे पास में समूह है, तो याद रखिएगा कि हमारा जो समूह है उसमें, समूह में जो नेक्स्ट अवयव है, समूह का अगला अवयव, समूह का अगला अवयव पहले वाले से CH2 का अंतर रखता है। कहने का मतलब, अगर मेरे पास में कोई भी कार्बन का समूह है, जैसे कि एथीन समूह है, एथाइन समूह है ना, तो वहां पे जो नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है वो हमेशा CH2 का अंतर रखता है। एग्जाम्पल के लिए CH4 C2 H6 C3 H8 C4 H10, आप देखोगे हर किसी में एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इसे हम समजात श्रेणी बोलते हैं। अब बात करते हैं किसके बच्चा, अगेन मैं बात कर रही हूँ इसके आगे, हमारे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, इन्हें हम कहते हैं रासायनिक गुणधर्म। पहला रासायनिक गुणधर्म है उसे हम कहते हैं दहन। तो ये गुणधर्म का मतलब, दहन मतलब कि जलाना, जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्रकाश निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। और याद रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलता है तो हमेशा नीली ज्वाला के साथ जलेगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक कलर का पूरा परत जमा लेता है। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कैसा होगा, ऑक्सीकरण में हमेशा याद रखिएगा जितने भी हमारे पास में एल्कोहल होते हैं, तो यहाँ पे जो एल्कोहल होते हैं वो एल्कोहल कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ये बन जाते हैं बच्चा आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कि ऑक्सीकरण की प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, क्षारीय KMnO4 को हल्का सा गर्म करते हैं, या अम्लीकृत K2Cr2O7, ये दोनों ही क्या है बच्चा, इन दोनों को ही हम कहते हैं प्रबल ऑक्सीकारक। ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये आपके पास में प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चा आपके पास में, ये ऑक्सीकारक है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास में ऑक्सीकारक कहलाते हैं जो ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो OH है, आप लोग देखो यहाँ पे मेरे पास में लिखा हुआ CH3 CH2 OH, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जुड़ गई है, तो आप देखो COOH हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। संकलन में क्या होता है, संकलन में अगर कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो मान लीजिए मेरे पास में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन था उसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का बहा रहे हैं, और निकिल उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का काम होता है बच्चा अभिक्रिया की दर को बढ़ाना घटाना। ये क्या करेगा, ये अभिक्रिया की दर को कंट्रोल करता है। तो अभिक्रिया की दर यानी कि जल्दी से अभिक्रिया होगी या स्लो अभिक्रिया होगी, इसे कंट्रोल करता है, तो इसे हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप देखिए हर कार्बन के पास में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या जुड़ चुके हैं, हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। इस अभिक्रिया का नाम बच्चों हाइड्रोजनीकरण, या इसको बच्चा वनस्पतिकरण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी से वनस्पति घी का निर्माण होता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं बच्चा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर हमारे पास में जितना भी हमारा, जैसे मान लीजिए CH4 पे आपने क्लोरीन गैस को फ्लो करा, तो यहाँ पे जैसे ही आपने सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश में रखा इसको, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इसके एक एक H के साथ में रिएक्शन करेंगी। यानी कि अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूं कि हमारे पास में मेथेन के पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो यार यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन क्या कर लेगी, HCl का निर्माण करेगी, प्लस हमारे पास में अब एक इस प्रकार से संरचना बनाती है। इसे हम लोग बोलते हैं CH3Cl। इसका नाम कैसे दोगे, नाम दोगे यहाँ पे, तो ये कौन है आपके पास में, क्लोरीन। तो क्लोरीन का अनुलग्न क्या होता है, क्लोरो, तो ये मेरे पास बन गया क्लोरोमीथेन, ये बन गया मेरे पास क्लोरोमीथेन। और इसी प्रक्रिया से हमारे पास बच्चा सेम प्रतिस्थापन होने से क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, और क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, जिसको आप बेहोश करने में जो डॉक्टर लोग हैं वो यूज करते हैं। अब एथेनॉल की बात करते हैं। एथेनॉल यानी कि CH3CH2OH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल यानी कि अल्कोहल बेसिकली। तो इसके गुणधर्म क्या है हमारे पास में, तो गुणधर्म सबसे पहले आपको बता
बता देती हूँ कि हमारे पास में जो एथेनॉल है बेसिकली इसको आप एल्कोहल के नाम से जानते हो, जो कि सैनिटाइजर में होता है। तो इसका उद्योग में हमारे पास में जो उद्योग होते हैं बेटा उनमें काफ़ी यूज़ करते हैं। हम शराब में इसका यूज़ करते हैं, हम इसको एज अ विलायक यूज़ कर रहे हैं, कीटनाशक में इसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर इत्यादि के उत्पादन में यूज़ होता है। ठीक है, अब इसकी अभिक्रियाएं क्या है? तो यार सोडियम के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या करता है, ये बनाता है सोडियम एथॉक्साइड। ये क्या बनाता है? सोडियम एथॉक्साइड। और हमेशा ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। पेपर में ये बेटा पूछते हैं, आपको पता रहना चाहिए कि सोडियम के साथ में एथेनॉल की अभिक्रिया क्या करवाती है। सिर्फ उसके बाद बेटा अगर कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया अगर मैं बोलूं तो मेरे पास में मान लीजिए कोई अल्कोहल है, उसको मैंने गर्म H2SO4 उस पर फ्लो आउट कर दिया, तो वहां पे मुझे क्या मिल जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलता है और यहाँ पे हमेशा जल बाहर निकल जाएगा। याद रखिएगा, एल्कोहल में जब आप सांद्र H2SO4 को प्रवाहित करते हो तो वो अभिक्रिया करके पानी को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है एथेनोइक अम्ल की। एथेनोइक अम्ल जिसको आप बेटा सिरके के नाम से घर घर में जानते हो, विनेगर के नाम से मशहूर है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है बेसिकली। तो इसकी जो अभिक्रियाएं है, सबसे पहली है बेटा एस्टरीकरण, जिसमें एस्टर का निर्माण होता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया में कोई भी एथेनॉल यानी कि अल्कोहल और आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों मिलकर के एस्टर बनाते हैं। और अगर आपने इस पे क्या कर दिया, NaOH को प्रवाहित किया, तो NaOH को प्रवाहित करने पर यह सोडियम लवण बना लेते हैं। इसे हम कहते हैं हमारा साबुनीकरण अभिक्रिया, जहां पर आप देख सकते हो कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो बेटा उसके लवण होते हैं। तो ये आपके पास में पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ क्षारक के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं तो खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल, खनिज अम्ल क्या होते हैं बेटा? खनिज अम्ल जैसे कि HCl, H2SO4, ये हमारे पास में खनिज अम्ल है। तो उसकी भांति एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ में अभिक्रिया करके क्या देगा? ये देता है सोडियम एथेनोएट या सोडियम इसको एसीटेट के नाम से जानते हैं। ये बच्चा आप लोग देख सकते हो, इसे ही हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण। सो बेसिकली ये बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण होता है। ये क्या है बच्चा? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वन। तो हमारे पास में बच्चा यहाँ पे कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि आप सब लोग जानते हो ये होते हैं HCO3 और ये होता है हमारे पास में CO3 के साथ में रिएक्शन करके ये ऑलवेज हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हमें सोडियम, उनके लवण मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या मिल जाएंगे बेटा? लवण मिल जा रहे हैं और यहाँ पे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है साबुन और अपमार्जक। जैसे बच्चा यहाँ पे सोडियम की अभिक्रिया कर करके इन्होंने कार्बोक्सिलिक अम्ल के ढेर सारे लवण बनाए, तो ऐसी ही प्रक्रिया बच्चा हम लोग साबुन में यूज करते हैं। ये देखा गया कि अगर मान लीजिए C17H35 और आपके पास में COONA नाम का कोई यौगिक है, तो ये बेटा लंबी चैन वाले हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण कहते हैं इनको। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। जहां पर जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो ये आयनीकृत होता है, जिसमें सोडियम पे धनावेश होता है और COO पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये वाला जो सिरा होता है जल रागी होता है, यानी कि पानी के अंदर बहुत अच्छी से जल विरागी होता है बेटा। ये वाला जो सिरा आप लोग देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जल विरागी सिरा, और ये बहुत ज्यादा पानी के साथ में दूर रहता है, पानी से दुश्मनी है इसकी। जबकि वो वाला जो पार्ट देख रहे हो वो पानी के साथ में क्या हो जाता है? बहुत अच्छे से अटैच्ड हो जाता है। तो कार्बन के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट है मिशेल। तो बेटा जब साबुन से आप धुलाई करते हो तब मिशेल का निर्माण होता है। मिशेल क्या करता है? मिशेल अपने आसपास जो भी धूल मिट्टी धुआं होता है बेटा, जो कपड़ों के ऊपर होता है, तो धूल के साथ में जब ये जल विरागी सिरा चिपक जाता है, तो ये जल विरागी सिरा किससे चिपकेगा? धूल से। जबकि ये वाला सिरा बेटा किससे चिपकेगा? पानी से, यानी कि जल से। तो बिल्कुल एक मिशेल की संरचना बनाती, जहां पे केंद्र में एकत्रित बेटा पूरी गंदगी होती है। तो आप देख सकते हो यह है गंदगी। एक सोचो फुटबॉल है, फुटबॉल के केंद्र में पूरी गंदगी है और आसपास पानी है बेटा। ये पूरा का पूरा किससे जुड़ा हुआ है? पानी के साथ में जुड़ा हुआ है। और अंदर क्या दिख रही है आपको? तेल की बूंद। तो बेटा इस संरचना को हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है मिशेल। और इससे ही होते हुए
हुए पानी के साथ गंदगी बाहर आ जाती है। परंतु कई बार क्या होता है बच्चा, कई बार जो साबुन होता है वह कठोर पानी में चिकनाहट महसूस, कठोर पानी में या कठोर जल के साथ में घुल जाता है ना, साबुन कठोर जल के साथ में मिल जाता है। इसीलिए हम अब साबुन के जगह पे अपमार्जकों का प्रयोग करते हैं। तो अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले ये अमोनियम सल्फोनेट के लवण होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास में सेम लंबी श्रृंखला होगी, जहां पर आपने COONA देखा वहां पर बच्चा आप सल्फोनेट के लवण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में अपमार्जक वर्क करते हैं जो कि हमारे साबुन से बहुत अच्छे होते हैं। तो भाई ये था आपके पास में आपका रिवाइज इंडिया का छोटा सा बेटा मैंने ओवरव्यू बताया है आप लोगों को। गाइज आई होप कि ये आपको रिवाइज करने के लिए काम आएगा। डिटेल लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे, आप वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ जाओगे कार्बन उसके यौगिक। मैंने वन शॉट में बेटा 3 लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप जाइए प्लीज़ कवर अप कीजिए। थैंक यू सो मच।